दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पटवारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। पटवारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसी के लिए मैं जो है ये पटवारी के कुछ संभावित क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है चैत्र उत्सव डांस जो मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है। ठीक है, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा है इसमें, और इसका आंसर जो है हम लोग को बताना है। तो अगर आपको इनका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं आता है तो मैं आप लोग को इनका आंसर बताऊँगी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौड़ जनजाति में। देखिए दोस्तों, गौड़ जनजाति द्वारा जबलपुर मंडल, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि क्षेत्रों में जो है ये डांस किया जाता है। ठीक है ना, गौड़ जनजाति ये डांस करती है। और ये जो गौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है ना, आदि क्षेत्रों में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। लोक रंग महोत्सव की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। ये जो लोक रंग महोत्सव होता है ये भोपाल में आयोजित होता है दोस्तों। हम और भी समारोह और महोत्सव की बात करें तो जो कालिदास समारोह होता है दोस्तों, कालिदास, ये है जो कालिदास समारोह होता है दोस्तों, ये होता है अपना उज्जैन में। ठीक है, कालिदास समारोह अपना उज्जैन में होता है। और भगोरिये हाट जो लगता है, भगोरिये हाट समारोह, भगोरिये हाट समारोह, ये जो दोस्तों होता है अपना, ये अपना होता है ये समारोह, ये महोत्सव जो अपना होता है ये होता है झाबुआ में। ठीक है, खजुराहो महोत्सव जो होता है दोस्तों वो खजुराहो में होता है। ठीक है, और ये हम किस बात की बात कर रहे हैं? लोक रंग महोत्सव की बात कर रहे हैं। तो ये लोक रंग महोत्सव होता है दोस्तों, ये भोपाल में होता है और ये प्रतिवर्ष होता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, गणतंत्र दिवस का जो फेस्टिवल होता है उस दिन से ये स्टार्ट हो जाता है और ये 5 दिनों तक जो है चलता है। 26 तारीख से ये स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और ये जो है 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों तक ये उत्सव जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है, 26 जनवरी से 30 जनवरी तक। नेक्स्ट अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाओं तथा 14 विचारों की चित्रकला दीर्घा स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्जैन में। तो उज्जैन में दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो है भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाएं तथा 14 विचारों की चित्रकांड दीर्घा स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले को नीमाड़ का पेरिस कहा जाता है। नीमाड़ का पेरिस किस जिले को कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को नीमाड़ का पेरिस कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बड़वानी, ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बड़वानी होता है दोस्तों, बड़वानी का पूरा नाम बड़नगर और सिद्धनगर था। ठीक है ना, बड़वानी का पूरा जो पुराना नाम था वो क्या था? बड़नगर और सिद्धनगर था। ठीक है ना, तो जो बड़वानी है इसमें ना एक चूलगिरी चोटी भी है जो 12-15 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, वो यहीं पर है। एक चूलगिरी नाम की चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 12-15 मीटर है। तो वो कहाँ पर है दोस्तों? वो बड़वानी में ही है। ठीक है, तो नीमाड़ का पेरिस किसे बोला जाता है दोस्तों? बड़वानी को बोला जाता है। ये बात हम बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्याचल जिले की सद्भावना चोटी किस जिले में स्थित है? सद्भावना चोटी की बात हो रही है दोस्तों। सद्भावना चोटी, विंध्याचल श्रेणी की सद्भावना चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये दमोह जिले में जो है दोस्तों स्थित है। ठीक है ना, इस चोटी को जो है गुडविल भी बोलते हैं। इस चोटी को, सद्भावना चोटी को क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुडविल। ठीक है, अगर हम इस चोटी की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इस चोटी की दोस्तों जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। ठीक है, 732 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है, और ये विंध्याचल श्रेणी की चोटी है। सद्भावना चोटी जो कहाँ स्थित है दोस्तों? दमोह में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं, मध्य प्रदेश में भैंसा घाट, निदान कुंड, गिरि दर्शन, बटियागढ़ सरोवर, सिंगोड़गढ़ सरोवर किस जिले में स्थित है? इतनी सारी चीज़ें हैं, भैंसा घाट, निदान कुंड, गिरि दर्शन, बटियागढ़ सरोवर और सिंगोड़गढ़ सरोवर, ये किस जिले में स्थित है? तो अगर दोस्तों हम बात करें तो ये किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें जो ऊपर दी गई हैं ये सारी दमोह ज़िले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में सबसे पहला गो यानी गैया का जो अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा में जो है पहला गो अभ्यारण्य बनाया गया था, पहला गो अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। देखिए शाजापुर जिले की जो सुसनेर तहसील है, देखिए शाजापुर, ये शाजापुर एक जिला है, ठीक है। इसकी तहसील है कौन सी? सुसनेर, सुसनेर इसकी तहसील है, ठीक है। तो इस तहसील को अलग करके कितनी तारीख को अलग किया था? 16 अगस्त को अलग किया इसको, 2013 को 16 अगस्त 2013 को ना शाजापुर के जिले की सुसनेर तहसील को अलग करके आगर मालवा को मध्य प्रदेश का 51वां जिला घोषित किया गया था, ठीक है। 51वां जिला आगर मालवा को बना दिया गया था। और ये जो आगर मालवा जिला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखुंदर रिवर है जो उसके किनारे स्थित है। कौन सी नदी? लखुंदर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, आगर मालवा। इसके बारे में हम काफ़ी जान चुके हैं, तो आप ये चीज़ कभी मत भूलिए, याद रखिए बिल्कुल कि गो अभ्यारण्य, पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगर मालवा में, ठीक है। नेक्स्ट के हम चलते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश का लखनऊ किस जिले को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है वो किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिवनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सिवनी को कहा जाता है। सिवनी नाम क्यों पड़ा? एक सिवना नाम का वृक्ष था जिसके नाम पे सिवनी पड़ा है, ठीक है। इसका नाम सिवना नाम के वृक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो सिवनी की अगर हम बात करें तो काली मुछ का चावल, मावा बाटी, ये इन दोनों चीज़ों के लिए जो है सिवनी प्रसिद्ध है, काली मुछ के चावल के लिए और मावा बाटी के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए एकेडमी की बात कर रहे हैं कि कालिदास एकेडमी की स्थापना किस सन में हुई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में जो है कालिदास एकेडमी की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? उज्जैन में। कहाँ पर है ये कालिदास एकेडमी? उज्जैन में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत भवन में कितने वर्ग हैं? भारत भवन में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों जो भारत भवन है उसमें कितने वर्ग हैं दोस्तों? उसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसमें 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग। मैं आपको डिटेल्स में हर वर्ग के बारे में बताती हूँ। तो पहला वर्ग है रूपांकर वर्ग है पहला। ये वर्ग किस लिए है? जो आर्ट वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनका संग्रह करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा वर्ग है रंगमंडल। कौन सा? रंगमंडल। रंगमंडल ये क्यों है दोस्तों? जो रंगमंच केंद्र है, ये क्या है? रंगमंच केंद्र, ठीक है। तीसरा क्या है अपना? बागर्थ। क्या है दोस्तों? बागर्थ। ये किस लिए है? ये कविता केंद्र है, ठीक है। चौथा है अपना अनहद। ये नाम आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में पूछ लिए जाते हैं काफ़ी। अनहद ये किसके लिए? शास्त्रीय और लोक संगीत जो होते हैं उसके लिए, ठीक है। और छठवा और पांचवा है अपना दोस्तों छवि। छवि किस लिए है? ये सिनेमा से जुड़ी जो भी गतिविधियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और अपना आखिरी और लास्ट है दोस्तों आकार। छठवा और आखिरी है अपना आकार। आकार इसके अंतर्गत आता है दोस्तों मूर्ति कला और पेंटिंग, ठीक है ना। तो ये जो 6 प्रकार के जो हैं वो भारत भवन में कितने वर्ग हैं दोस्तों? तो भारत भवन में 6 वर्ग हैं। रूपांकर, रंगमंडल, बागार्थ, अनहद, छवि और आकार, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो बहुती है, बहुती, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। एमपी के रीवा जिले में ओध सैलन नदी में स्थित है ये एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 198 मीटर। ओके दोस्तों, ये एमपी का सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मृदा। काली मिट्टी जो होती है उसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि रेगूर नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कपास मृदा के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, चैर नोजम मिट्टी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम की अधिकता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चैर नोजम। चैर नोजम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम की जो अधिकता, कैल्शियम की मात्रा जो होती है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये काली मिट्टी के हमने कुछ नाम बता दिए हैं। इसको रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है, कपासी मिट्टी बोला जाता है, चैर नोजम मिट्टी भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कपास मृदा के नाम से जाना जाता है किसको? काली मिट्टी को। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान दोस्तों पूछा है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवपुरी। ठीक है, सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा तापमान कब होता है? मई में। मई में सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पे तापमान शिवपुरी में। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो जनवरी में रहता है। सबसे कम तापमान दोस्तों रहता है यहाँ पे जनवरी में। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा तापांतर कब रहता है, तापांतर की बात अगर दोस्तों हम करें कि शिवपुरी में सबसे ज़्यादा तापांतर किस महीने में रहता है, तो मार्च महीने में जो है शिवपुरी में सबसे ज़्यादा तापांतर रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, भोपाल स्टेट की बात कर रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे वो पहले मुख्यमंत्री थे भोपाल के। नेक्स्ट हम चलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान रिवर पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों? इंद्रावती नदी में। इंद्रावती नदी के किनारे। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो अगर हम बात करें कि कौन सी मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो अगर हम काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये 47% पाई जाती है। ठीक है ना। लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं, अगर लाल पीली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों पाई जाती है 33% मध्य प्रदेश में। ठीक है ना दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी की बात अगर हम करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों पाई जाती है 3%। ठीक है, तो यहाँ पे 3% ऑप्शन ये दिया हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी की जो है बात की गई है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों 3% भाग में पाई जाती है। अगर हम सबसे कम बात करें कि बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो वो पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी। और दूसरे नंबर पे दोस्तों कछारी मिट्टी, कछारी, लैटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मृदा। ये जितनी भी मृदा हैं ये तीनों, ये बहुत ही कम मात्रा में जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्रतिशत में। बाकी का प्रतिशत मैंने आपको बता दिया। काली मिट्टी का 47% है, लाल पीली मिट्टी का 33% है और जलोढ़ मिट्टी जो है 3% पाई जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौसम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि मौसम वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन है। ठीक है, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन है मौसम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? तो समशीतोष्णवृष्टि जो है जलवायु पाई जाती है। मालवा की अगर हम बात करें तो मालवा में दोस्तों, मालवा में जो गर्मी पड़ती है वो नॉर्मल पड़ती है, सर्दी पड़ती है वो भी नॉर्मल पड़ती है, ठीक है ना। और गर्मी सर्दी दोनों मालवा में नॉर्मल पड़ती हैं। चीनी यात्री हैं एक फयान नाम के, उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छी जलवायु जो है वो मालवा के पठार की है, सबसे अच्छी जलवायु, ठीक है। एक चीनी यात्री थे फयान, उन्होंने ये बोला था कि मालवा के पठार की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर रिवर का दर्जा किसे दिया गया है? सबसे सुंदर नदी की अगर हम बात करें तो कैन नदी जो है वो सबसे सुंदर नदी है घूमने के पर्पज से, ठीक है। इसका उद्गम जो कैन नदी है ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? ये कैमूर के पहाड़ी कटनी जिला से निकलती है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी से निकलती है कटनी जिला से। और इसका जो है मुहाना यानी जो गिरती कहाँ पे है दोस्तों? तो ये गिरती है यूपी के बांदा जिले में, यमुना नदी में जाके ये मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। यूपी के बांदा जिले में, यूपी के बांदा जिले में, यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर ये गिर जाती है। कौन सी नदी? कैन नदी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भैंसरोडगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भैंसरोडगढ़ में। ये चंबल रिवर पर स्थित है, ठीक है ना, चंबल रिवर पर राजस्थान में है, पड़ता है भैंसरोडगढ़, ठीक है ना। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा मैंने आपको बता दिया था ऊपर, ठीक है ना। और ये जो है राजस्थान का अगर सबसे ऊंचे की हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? देखिए पंचायत होती है, पंचायत आप लोग जानते हैं कैसे बोलते हैं, तो पंचायत को गोहिया भी बोलते हैं। किस जनजाति के लोग हैं जो पंचायत को गोहिया बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल जनजाति के लोग जो होते हैं दोस्तों वो पंचायत को गोहिया बोलते हैं। ये कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है, ये जनजाति है जो ये पाई जाती है रीवा में, पन्ना में और बहौल खंड में, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये कोल जनजाति दोस्तों पाई जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पारधी जनजाति किन जिलों में निवास करती है? पारधी जनजाति की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पारधी जनजाति भोपाल में भी निवास करती है, रायसेन में भी निवास करती है, सीहोर में भी निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सभी, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। पारधी जनजाति जो है ये इन तीनों जगहों में जो है निवास करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? ठीक है, आदिवासी और हरिजन विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये वर्ष 1965 में जो है आदिवासी और हरिजन कल्याण की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो रहा है हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति है जो दोस्तों रहती है? 24 हमारा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बेगा जनजाति, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में जो जनजाति रहती है उस जनजाति का नाम है बेगा जनजाति। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम 25 पर आ गए हैं, हमारे 5 क्वेश्चन जो हैं वो अभी और बाकी बचे हुए हैं। तो जंगलियों की भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? मतलब इतनी ज़्यादा पिछड़े वर्ग की जनजाति है ये, इतनी ज़्यादा पिछड़े वर्ग की है कि इसको जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल ही लो है एकदम इसका लेवल। तो ये कौन सी जनजाति होती है दोस्तों? ये होती है भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति होती है दोस्तों? ये भारिया जनजाति होती है। ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में जो है भारिया जनजाति हमें देखने को मिलती है। तो ये जंगलियों की भी जंगली जनजाति, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं
26 पे हम आ गए हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 61 जिले थे। कितने जिले थे दोस्तों? 61 जिले थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेंट्रल प्रोविनेंस एवं बरार की राजधानी कहाँ थी। इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो राजधानी थी वो हमारा ऑप्शन बी सही होने वाला है, नागपुर थी। क्या थी राजधानी? नागपुर में थी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है। हम तहसील की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? तहसील की बात कर रहे हैं। जनसंख्या के क्षेत्र में, जनसंख्या दृष्टि के क्षेत्र में अगर जनसंख्या दृष्टि में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। कौन सी है? इंदौर। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी रोन अपना करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन दोस्तों पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। ठीक है, तो इंदौर है जो इसका, इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर इंदौर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? ये कपाल में होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम जो है हमें बताना है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्षेत्रफल के अगर उसमें देखा जाए तो निमाड़ी, फिर भोपाल, फिर आगर मालवा, फिर दतिया। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज हम जो है 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए थे, और ये काफ़ी IMP क्वेश्चन हैं जो आपको पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इनके आंसर और भी डिटेल्स में पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे क्या है मैं और भी पटवारी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं लेती हूँ विदा। थैंक यू।